हेलो दोस्तों, वेलकम टू आईटी वाला यूट्यूब चैनल। हमारे इस यूट्यूब चैनल पर आप सभी लोगों का एक बार फिर से स्वागत है। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। टेक्नोलॉजी से रिलेटेड वीडियोस मैं ऐसे अपने चैनल पर लाता रहता हूं। दोस्तों, जैसा कि अभी कंप्यूटिंग इकोसिस्टम हमारा पार्ट चल रहा है। अभी लास्ट हमने 2 वीडियोस अपलोड करे जिसमें हमने काफ़ी चीज़ें कवर की हैं कंप्यूटिंग इकोसिस्टम के बारे में, और उसमें बेसिकली हार्डवेयर के बारे में हम डिटेल में एक्सप्लेन किए हैं। मदरबोर्ड क्या होता है, रैम क्या होता है, सीपीयू क्या होता है, और सर्वर और क्लाइंट के बीच में डिफरेंसेस क्या होते हैं, और बहुत सारी चीज़ें हैं जो हमने इसके पहले वीडियो में हमने डिटेल में बात की है। यदि आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो आप हमारे चैनल पर ज़रूर विजिट कीजिए, वहाँ पे वो सारी वीडियो देखिए, उसके माध्यम से आपको बहुत सारी जानकारी मिलेगी। दोस्तों, हम इस वीडियो में सीखने वाले हैं नेटवर्क इंटरफेस कार्ड के बारे में। कंप्यूटर इकोसिस्टम का थर्ड ये वीडियो है। थर्ड वीडियो में हम डिटेल में समझेंगे इकोसिस्टम के अंदर और क्या क्या चीज़ें आती हैं। ओके, तो हम बात करते हैं दोस्तों कंप्यूटर इकोसिस्टम के अंदर नेटवर्क इंटरफेस कार्ड। अब इसको हम NIC भी बोलते हैं। NIC का जो फुल फॉर्म होता है वो नेटवर्क इंटरफेस कार्ड होता है। NIC बेसिकली क्या होता है? NIC होता है जब एक डिवाइस से दूसरे डिवाइस को कम्युनिकेट कराने के लिए जिस एडाप्टर का रिक्वायरमेंट होता है या जिस हार्डवेयर का रिक्वायरमेंट होता है उसे हम नेटवर्क इंटरफेस कार्ड बोलते हैं, जो आपके लैपटॉप या डेस्कटॉप में इंस्टॉल होता है। कोई भी कंप्यूटर होगा, कोई भी लैपटॉप होगा, कोई भी डिवाइस होगा, यदि वो कम्युनिकेशन के लिए यूज़ किया जा रहा है एक सिस्टम से दूसरे सिस्टम में, तो उस कंडीशन में आपको वहाँ पे दोस्तों NIC ज़रूर इंस्टॉल होगा। कभी कभी आप लोगों ने ये प्रॉब्लम ज़रूर फेस आउट किया होगा कि आपका वाईफाई का ऑप्शन जो होता है वो ऑप्शन नहीं आ रहा है। इसका इट मीन्स क्या होता है? इट मीन्स ये होता है जो वाईफाई का सॉफ्टवेयर होता है जिसको हम ड्राइवर बोलते हैं, वो ड्राइवर मिसिंग होता है, जिसकी वजह से आपको नहीं देखने को मिलता है। या माइट भी हो सकता है यदि आपका NIC कार्ड फॉल्टी हो गया तो उस कंडीशन में भी आपको ये ऑप्शन देखने को नहीं मिलेगा। तो दोस्तों, जैसा कि आप वीडियो में देख पा रहे हैं, यदि आप किसी भी सिस्टम का NIC कार्ड चेक करना है कि उसमें NIC कार्ड इंस्टॉल्ड है या नहीं, तो उसके लिए मैं एक सिंपल आप लोगों को कमांड बता देता हूं। आप कोई सा भी विंडोज़ का कोई सा भी सिस्टम हो, उसको चेक करने के लिए आपको विंडो के साथ R प्रेस करना है। रन कमांड ओपन हो जाएगा। रन कमांड ओपन हो जाने के बाद आपको टाइप करना है वहाँ पे ncpa.cpl आप ये कमांड टाइप करके इंटर करोगे तो डायरेक्ट ये जो जैसा आप वीडियो में देख पा रहे हैं नेटवर्क कनेक्शन इंटरफेस कार्ड आपको ऐसे ओपन होकर दिख जाएगा। अब यहाँ पे दोस्तों जैसा आप देख रहे हो कि ईथरनेट है, उसके बाद वाईफाई है, ब्लूटूथ है, जो भी डिवाइस उस पर इंस्टॉल्ड होगी, जिसका भी सॉफ्टवेयर इंस्टॉल होगा, वो सारी चीज़ें आपको देखने को मिल जाएंगे। यहीं से हम बेसिकली IP वगैरह असाइन करते हैं, वो अभी हम नेक्स्ट में बात करते हैं। आई होप दोस्तों आप लोगों को NIC समझ में आ गया होगा कि NIC कार्ड क्या होता है, उसका यूज़ क्या होता है। ओके, अब हम बात कर लेते हैं दोस्तों NIC कार्ड में। यदि आपको कोई ये बोलता है कि जो NIC कार्ड है उसमें आप स्टैटिक IP एड्रेस डालो, आप एक सिस्टम से दूसरे सिस्टम की कनेक्टिविटी कैसे कराओगे? वो कनेक्टिविटी होता है थ्रू द IP एड्रेस। IP एड्रेस के बारे में हम डिटेल में बात करेंगे अभी इस पूरे सेशन वीडियो में। तो आप चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूँ दोस्तों, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। बहुत सारी इन्फॉर्मेटिव वीडियो आपको इस चैनल पर मिलने वाली है, जहाँ पे आप बहुत सारी चीज़ें, टेक्निकल चीज़ें आप सीखोगे। तो दोस्तों, आपको यदि NIC जहाँ पे नेटवर्क कार्ड के अंदर यदि मैनुअल IP एड्रेस डालना है तो आप कैसे करोगे? इसके लिए आप दो वे हैं, 2 तरीके से आप कर सकते हो। एक तो आप सिंपली अपने सिस्टम में कंट्रोल पैनल सर्च करके आप कंट्रोल पैनल में जाओगे, नेटवर्क एंड शेयरिंग सेंटर में जाओगे, वहाँ पे ईथरनेट प्रॉपर्टीज़ में जाके आप IP एड्रेस मैनुअल इंटर कर सकते हो। दिस इज़ द लेंथी प्रोसेस, बट मैं आप लोगों को शॉर्टकट बताता हूँ। शॉर्टकट क्या है? आपको विंडो के साथ R बटन प्रेस करना है, रन कमांड ओपन होगा। रन पे आपको टाइप करना है ncpa.cpl। ये कमांड टाइप करके आप इंटर करोगे, ये जैसा कि आप यहाँ पे देख पा रहे हो, आपको ये NIC पेज ओपन हो जाएगा। मतलब जहाँ पे आपको IP एड्रेस टाइप करना है वो पेज आपको दिख जाएगा। वहाँ पे ईथरनेट कार्ड दिख जाएगा, उसको सेलेक्ट करके राइट क्लिक करोगे, प्रॉपर्टीज़ में जाओगे। प्रॉपर्टीज़ में जाने के बाद आपको IPv4 में जाना है। अब दोस्तों, हम अभी ये जो हमारा सीरीज चल रहा है लिनक्स का, उसमें हम आप लोगों को डिटेल में एक्सप्लेन करेंगे कि IPv4 क्या होता है, IPv6 क्या होता है, और हमें IPv6 की नीड क्यों पड़ी, वो सब सारी चीज़ हम डिटेल में बात करेंगे। बस जस्ट फॉर योर इन्फॉर्मेशन आप यहाँ पे ये समझ लीजिए कि यदि आपको कोई ये बोलता है कि किसी भी सिस्टम में IP एड्रेस मैनुअल यदि टाइप करना है तो उसको कैसे करेंगे, तो आपको सिंपली ncpa.cpl रन कमांड में रन करके इंटर करना है। नेटवर्क कार्ड पे जाना है, वहाँ पे राइट क्लिक करके प्रॉपर्टीज़ में जाना है। प्रॉपर्टीज़ में जाने के बाद आपको वहाँ पे IPv4 इंटरनेट प्रोटोकॉल वर्जन 4
पे डबल क्लिक करोगे तो यहाँ पे आपको आ जाएगा, यहाँ पे दो चीज़ें आप देख रहे हो दोस्तों। एक फर्स्ट ऑप्शन आ रहा ऑब्टेन एन आईपी एड्रेस ऑटोमेटिकली, सेकंड वन इज यूज द फॉलोइंग आईपी एड्रेस। यदि यूज द फॉलोइंग आईपी एड्रेस पे आप क्लिक करते हो इट मीन्स यू आर पुटिंग द मैनुअल आईपी एड्रेस। यदि आप आईपी एड्रेस मैनुअल पुट करते हो तो वहाँ पे इसको मैनुअली आईपी एड्रेस बोलते हैं। यदि ऑब्टेन एन आईपी एड्रेस ऑटोमेटिकली पे इनेबल है इट मीन्स जो आईपी एड्रेस असाइन होगा वो डीएचसीपी सर्वर से असाइन होगा। तो इसके बारे में हम डिटेल में बात करेंगे दोस्तों, बस जस्ट फॉर इन्फॉर्मेशन कि आपको आईपी एड्रेस कैसे असाइन करना है। इस तरीके से आपको पता होना चाहिए कि किसी भी सिस्टम में यदि आईपी एड्रेस असाइन करना है तो हम किस तरीके से कर सकते हैं। ओके, आई होप दोस्तों आप लोगों को आईपी एड्रेस असाइन करना आ गया होगा। उसके बाद हम बात कर लेते हैं दोस्तों, जो हमारा सीपीयू होता है, अभी मॉडर्न टेक्नोलॉजी में ऑलमोस्ट सीपीयू यूज़ नहीं हो रहा है, बट जो पुराने सिस्टम है, पुराने सिस्टम में लाइक हम बात करें डेस्कटॉप वगैरह में, तो वहाँ पे अभी भी जो सीपीयू रन कर रहे हैं तो उस पर आपका एनआईसी कार्ड इंस्टॉल होता है। जैसा कि आप वीडियो में देख पा रहे हैं, वीडियो में यहाँ पे एक ईथरनेट पोर्ट है। अब ईथरनेट पोर्ट क्या होता है दोस्तों? ईथरनेट पोर्ट होता है जब आपके सिस्टम में डायरेक्ट लैन केबल के थ्रू इंटरनेट एक्सेस प्रोवाइड किया जाता है तो उसे हम ईथरनेट पोर्ट बोलते हैं। जो सिस्टम में आपका एक पोर्ट होता है, उस पोर्ट में जो हम इंटरनेट प्रोवाइड करते हैं थ्रू द लैन केबल प्रोवाइड करते हैं, दिस इज कॉल्ड ईथरनेट पोर्ट। ओके, तो वहाँ पे आपका जो डेस्कटॉप होगा, डेस्कटॉप में बाय डिफ़ॉल्ट वाईफाई नहीं होता है। मॉडर्न टेक्नोलॉजी में वाईफाई यूज़ होता है, बट जो आपका डेस्कटॉप होता है, डेस्कटॉप में वाईफाई नहीं होता, तो वहाँ पे लैन केबल कनेक्टिविटी होती है जो डायरेक्ट आपका स्विच से आपके इस पे सिस्टम पे कनेक्टेड होता है, जिससे आपका जो सिस्टम है उस सिस्टम पे इंटरनेट चलता है। ओके, आईएसपी पे आता है, आईएसपी से फिर स्विच पे आता है, स्विच पे आने के बाद फिर आपका ट्रांसफ़र होता है इस पे सीपीयू पे। ओके, होपफुली यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा दोस्तों। हम बात कर लेते हैं दोस्तों रेडियंसी। ऑफ्टन इन कॉन्फ़िगरिंग विथ मल्टीपल आईपी एड्रेस टू डिफरेंट आईएसपी। ऐसा भी पॉसिबल है दोस्तों कि यदि आप लेट सपोज आप एक ही ऑर्गेनाइजेशन में दो डिफरेंट आईपी एड्रेस आप असाइन करना चाहते हैं तो उसके लिए भी कार्ड आते हैं, उसको भी आप कर सकते हो। और एक जैसे फॉर एग्जांपल एक ऑर्गेनाइजेशन है, उस ऑर्गेनाइजेशन में 2 विंग है, 2 विंग मतलब 2 बिल्डिंग है, तो 2 बिल्डिंग, एक बिल्डिंग में कोई दूसरा रेंज का आईपी एड्रेस चाह रहे हैं, दूसरे विंग में दूसरे रेंज का आईपी एड्रेस चाह रहे हैं, तो वो भी कन्फिग्रेशन पॉसिबल है। आज के टाइम पे वो कन्फिग्रेशन हो जाता है। ओके, डिफरेंट यूज़र वी गेट द डिफरेंट सर्विसेज एक्सेस। आप उसमें ये भी कन्फिगर कर सकते हो कि जो विंग 1 है, विंग 1 में दूसरी सर्विसेज रन करें, विंग सेकेंड में दूसरी सर्विसेज रन करें, वो भी आप कन्फिगर कर सकते हो। तो ऐसा भी पॉसिबिलिटी होता है। एंड सेकेंड वन इज़ IP2 यूज़र कैन टेक ए डायरेक्ट एक्सेस। ऐसा भी पॉसिबिलिटी है कि यदि आप चाहते हो कि जो सेकेंड विंग है उसमें आप डायरेक्ट इंटरनेट एक्सेस प्रोवाइड करना चाहते हो तो आप डायरेक्ट प्रोवाइड कर सकते हो। यदि आप सिक्योरिटी लगाना चाहते हो तो आप सिक्योरिटी भी लगा सकते हो एज यू विश, अकॉर्डिंग टू द रिक्वायरमेंट, बिजनेस रिक्वायरमेंट के ऑर्गेनाइजेशन कैसा रिक्वायरमेंट डाल रही है उसके अकॉर्डिंग आप कॉन्फ़िगरेशन वगैरह कर सकते हो। व्हाट इज डेटा सेंटर, व्हाई इट इज़ नीड इन द मॉडर्न टेक्नोलॉजी। तो डेटा सेंटर क्या होता है, उसकी नीड क्यों पड़ी। अब हम दोस्तों बात कर लेते हैं। सबसे पहले आपको बहुत इंपॉर्टेंट है, मैंने ऑलरेडी ये सब वीडियो में कवर किया हूँ, बट आप लोगों को यहाँ पे दोबारा से मैं बता रहा हूँ। लैन क्या होता है और वैन क्या होता है और मैन क्या होता है, ये तीनों चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है आपको जानना। उसके बाद ही आप समझ पाओगे कि डोमेन कंट्रोलर नॉट डेटा सेंटर क्या होता है, डेटा सेंटर का यूज़ क्या होता है। ओके, तो हम बात करें दोस्तों लैन क्या होता है। लैन होता है बेसिकली लोकल एरिया नेटवर्क। लोकल एरिया नेटवर्क इट मीन्स यदि आपका कोई एक ऑफिस है जो दिल्ली में स्टेबल है, यदि दिल्ली में ऑफिस के अंदर जो भी एम्प्लॉयज़ जाएंगे, जितने भी सिस्टम या जितने भी लैपटॉप या जितने भी आपका डेस्कटॉप इंस्टॉल है, जितने एम्प्लॉय हैं उतने एम्प्लॉय उसी सर्विसेज को यूज़ कर पाएंगे। वो कहीं रिमोट वगैरह से कहीं से कुछ भी डेटा एक्सेस नहीं कर सकते। दिस इज़ कॉल्ड लोकल एरिया नेटवर्क। ओके, लोकली एक रेंज के अंदर वो काम कर पा रहे हैं, दिस इज़ कॉल्ड लोकल एरिया नेटवर्क। अब हम बात कर लेते हैं दोस्तों सेकेंड वैन। वैन क्या होता है? वैन होता है दोस्तों, यदि लेट सपोज आपका दिल्ली के अंदर ही दो अलग अलग ब्रांच है, एक ब्रांच आपका मान लीजिए द्वारका में है, दूसरा ब्रांच आपका कनाट प्लेस पे है, तो वहाँ पे जो एक कनाट प्लेस का सर्वर
द्वारका के सर्वर से कैसे कम्युनिकेट करेगा, उसके लिए जो टेक्नोलॉजी यूज़ की जाती है उसे हम वैन टेक्नोलॉजी बोलते हैं। ओके, होपफुली आपको यहाँ तक समझ में आ गया होगा दोस्तों। मैन टेक्नोलॉजी क्या होती है? मैन टेक्नोलॉजी होती है मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क। उसमें क्या होता है, यदि आपका कोई ऑफिस है जो अलग अलग सिटीज़ में स्टेबल है, तो उसमें जिस टेक्नोलॉजी का यूज़ किया जाता है या जो कॉन्फ़िगरेशन किया जाता है उसे हम मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क बोलते हैं। तो ये मैन का यूज़ होता है। फॉर एग्जांपल, एक आपका ऑफिस है दिल्ली में, दूसरा मुंबई में, तीसरा चेन्नई में, चौथा बेंगलोर में। तो सारे ऑफिस का सेंट्रली एक जगह से यदि आप कहीं पे डेटा या सर्विसेज या जो भी उस पर सॉफ्टवेयर रन कर रहे हैं, क्या परफॉर्मेंस है, क्या स्टोरेज है, वो सब सारा चीज़ आप मॉनिटर करना चाहते हो, तो वो सेंट्रली जिस जगह पे कॉन्फ़िगरेशन होता है, दिस इज कॉल्ड द मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क। और उसका डेटा जहाँ पे सेंट्रली एक जगह होस्टेड होता है उसे हम डेटा सेंटर बोलते हैं। ओके, अब अभी मॉडर्न टेक्नोलॉजी में, करंट टेक्नोलॉजी हम बता रहे हैं 2024 में, कि मॉडर्न टेक्नोलॉजी में क्या हो रहा है, जो आपका डेटा होता है वो डेटा मैक्सिमम जितने भी बड़े ऑर्गेनाइजेशन है वो सारे के सारे मूव्ड हैं, या तो आप माइक्रोसॉफ्ट का अजूर सर्विसेज यूज़ कर रहे हैं, यदि माइक्रोसॉफ्ट का अजूर नहीं है तो AWS का क्लाउड सर्विसेज यूज़ करते हैं। तो AWS पे सारा का सारा डेटा उनका होस्टेड होता है, वहीं पे सारा कॉन्फ़िगरेशन होता है, वहीं पे सारे सर्विसेज रन कर रहे होते हैं। तो किसी को भी लेट सपोज मान लीजिए एक ऑफिस है मुंबई में, दूसरी ऑफिस चेन्नई में, तीसरा बेंगलोर में, चौथा हैदराबाद में। अब कोई सा भी लोकेशन का इंजीनियर या पर्सन यदि डेटा एक्सेस करना चाहता है तो वो सेंट्रली या AWS के सर्वर पे होस्टेड है या फिर आपका अजूर पे होस्टेड है, उसके पास क्रेडेंशियल डिटेल होगा, वो वहाँ से डेटा एक्सेस कर सकता है इजीली। तो दिस इज कॉल्ड बेसिकली डेटा सेंटर। ओके, अब हम बात कर लेते हैं दोस्तों डेटा सेंटर के बारे में थोड़ा डिटेल में, कि हमने समझा डेटा सेंटर की रिक्वायरमेंट क्यों होती है, डेटा हमारा एक जगह होस्टेड होता है। अब हम बात कर लेते हैं दोस्तों डेटा सेंटर और सर्वर रूम। तो दोस्तों नीड सिक्योरिटी, स्केलेबिलिटी, परफॉर्मेंस, बैकअप। डाटा सेंटर में क्या होता है दोस्तों कि वहाँ पे सिक्योरिटी बहुत इंपॉर्टेंट होती है, कि आपका कॉन्फिडेंशियल डेटा होता है तो वहाँ पे सिक्योरिटी होनी चाहिए, CCTV होने चाहिए, और जो आपके सर्वर लगे हुए हैं उसका परफॉर्मेंस कैसा चल रहा है, कैसा नहीं चल रहा है, उसके लिए भी मॉनिटरिंग होनी चाहिए। बैकअप होना चाहिए कि सर्वर का बैकअप हो रहा है या नहीं हो रहा है, वो भी एक है। उसके बाद रैक होना चाहिए, सर्वर माउंटेड इन दिस रैक, जो रैक वगैरह होते हैं रैक में आपका सर्वर जो है वो माउंटेड होना चाहिए। ओके, ये सब डेटा सेंटर के अंदर आपको देखने को मिलेगा। स्विचेस हो गए, राउटर हो गए, गेटवे हो गए, पावर बैकअप हो गया, ऑडियो कंडीशनिंग, एयर कंडीशनिंग हो गया, ह्यूमिडिटी कंट्रोल हो गया, ये सब सारा का सारा आपको दोस्तों मिलेगा डेटा सेंटर के अंदर। ये सब सारी चीज़ें आपको देखने को मिलेगी कि सिक्योरिटी होगा, स्केलेबिलिटी होगा, परफॉर्मेंस होगा, बैकअप रैक्स होगा, सर्वर मॉनिटर्ड होगा एंड रैक्स होंगे, स्विचेस होगा, राउटर होगा, गेटवे होगा, पावर बैकअप होगा, एयर कंडीशनिंग होगा, ह्यूमिडिटी होगा, कंट्रोल होगा। ये सब सारा डेटा सेंटर के अंदर आपको डेटा सेंटर जो डेटा सर्वर रूम होता है वहाँ पे ये सब सारी चीज़ें आपको देखने को मिलेंगी। ओके, ये सब कंप्यूटर के सारे हार्डवेयर पार्ट हैं। मैंने ऑलरेडी इन सब सारी चीज़ों को डिटेल में एक्सप्लेन कर रखा है, तो आप वहाँ पे देख सकते हो। नेक्स्ट बात करें दोस्तों वर्चुअल मशीन। वर्चुअल मशीन क्या होता है? रिड्यूस आवर हार्डवेयर फुटप्रिंट, इज एन इंस्टॉलेशन बैकअप, री इंस्टॉलेशन इमेजेस। वर्चुअलाइजेशन में क्या होगा? वर्चुअलाइजेशन में आपकी जितनी भी अभी मैंने जैसे हार्डवेयर के बारे में बात किया कि आपका स्विच हो गया, राउटर हो गया, गेटवे हो गया, पावर बैकअप होगा, एयर कंडीशनिंग, ह्यूमिडिटी कंट्रोल, एवरीथिंग, ये रिक्वायरमेंट नहीं होता है वर्चुअल मशीन में। जब आप VM इंस्टॉल करते हो, चाहे AWS के सर्वर पे या तो माइक्रोसॉफ्ट अजूर के सर्वर पे, वहाँ पे सारा का सारा ये आपको क्लाउड पे सर्विसेज ऑलरेडी क्रिएटेड होता है, या फिर आप क्रिएट भी कर सकते हो। क्रिएट करके वहाँ पे यूज़ करोगे तो आपको फिजिकल हार्डवेयर की रिक्वायरमेंट नहीं होगी। ओके, और कुछ डेटा सेंटर आपको कुछ इस तरीके से देखने को मिलेगा, जैसा कि आप वीडियो में देख पा रहे होंगे। यहाँ पे पावर कंट्रोलिंग हो गया, उसके बाद आपका रैक हो गया, उसकी केबलिंग हो गई, डेटा सेंटर के अंदर आपका एयर कंडीशनर हो गया, और इसकी ह्यूमिडिटी कंट्रोल करने के लिए हो गया। सब सारी चीज़ें आपको डेटा सेंटर कुछ इस तरीके से कॉन्फ़िगरेशन वगैरह किया जाता है। ओके, डेटा सेंटर आर एसेंशियल फॉर स्टोरिंग, प्रोसेसिंग एंड मैनेजिंग लार्ज अमाउंट ऑफ डेटा सर्विसेज एप्लीकेशन फॉर बिजनेस एंड ऑर्गेनाइजेशंस। ओके,
तो डेटा सेंटर का जो मेन काम होता है बेसिकली वो प्रोसेसिंग करता है बहुत हाई अमाउंट में डेटा जो होता है अकॉर्डिंग टू द ऑर्गेनाइजेशन नीड एप्लीकेशंस, बिजनेस से रिलेटेड जो भी ऑर्गेनाइजेशन का बिजनेस होता है उसका जो डेटा होता है वो डेटा सेंटर में सारा लाइव रन कर रहा होता है। एंड सेकेंड वन इज द दे प्रोवाइड ए सिक्योर एंड रिलायबल इंफ्रास्ट्रक्चर फॉर रनिंग एप्लीकेशन, स्ट्रॉन्ग डेटा एंड होस्टिंग वेबसाइट एंड सर्वर सर्विसेज। तो डेटा सेंटर में बेसिकली क्या होता है, डेटा सेंटर का जो इंफ्रास्ट्रक्चर होता है उसमें जितनी भी सर्विसेज या जितनी भी एप्लीकेशन वगैरह रन कर रही होती है वो एक स्ट्रॉन्ग होस्टिंग साइट्स पे रन कर रही होती। लाइक आप किसी का भी यहाँ पे नाम लेना सही नहीं है, बट जो भी रिलायबल और ट्रस्टेड डोमेन प्रोवाइडर हैं उन पे होस्टेड होते हैं, जिससे कि आपका जो वेबसाइट वगैरह है वो डाउन होने के बहुत कम या न के बराबर चांसेस हो। तो लोग ट्रस्टेड होस्टिंगर वगैरह से ही सर्विस लेकर के अपना वेबसाइट वगैरह उस पर होस्ट करते हैं। नेक्स्ट वन इज डेटा सेंटर आर आल्सो हेल्प टू इंश्योर बिजनेस कंटिन्यूटी एंड डिजास्टर रिकवरी इन दैट द इवेंट ऑफ हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर फेलियर। डेटा सेंटर इज ऑल्सो रिस्पॉन्सिबल होता है यदि आपका जो बिजनेस चल रहा है बिजनेस में किसी भी टाइप का डेटा लॉस हो जाता है, तो लाइक हार्डवेयर फेलियर हो गया या सॉफ्टवेयर करप्ट हो गया, तो उस कंडीशन में आपका जो डेटा रन कर रहा है एक सर्वर पे, तो उसके लिए दूसरा सर्वर बैकअप सर्वर होता है कि एक सर्वर यदि फेलियर होता है तो दूसरे सर्वर पे आपका वर्क ऑटो मूव्ड हो जाए और उसके बाद आपका सर्वर चलता रहे, जिससे कि आपके बिजनेस पे इम्पैक्ट ना पड़े। इस चीज़ के लिए भी डेटा सेंटर इज रिस्पॉन्सिबल फॉर दिस। एंड नेक्स्ट वन इज एडिशनली डेटा सेंटर कैन हेल्प रिड्यूस एनर्जी कॉस्ट एंड इम्प्रूव सस्टेनेबिलिटी बाय कंडीशनिंग कंप्यूटिंग रिसोर्सेज एंड यूजिंग मोर एफिशिएंट कूलिंग एंड पावर मैनेजमेंट टेक्नोलॉजी। सो डेटा सेंटर में क्या होता है बेसिकली, जो ये कॉस्ट होते हैं आपके डेटा सेंटर को मैनेज मेंटेन करने के लिए, तो वो कॉस्ट को भी बहुत कंज्यूम या कम करता है एज़ कम्पेयर टू AWS। तो AWS हो गया आपका, या फिर माइक्रोसॉफ्ट का अज़ूर हो गया। मॉडर्न टेक्नोलॉजी में जितने भी डेटा सेंटर है सारे के सारे क्लाउड पे मूव हो रहे हैं। वो या तो AWS अपने जहाँ पे भी वो उसका डेटा सेंटर होगा वो वहाँ पे मैनेज करता है, या माइक्रोसॉफ्ट का यदि कोई भी कंपनी यदि माइक्रोसॉफ्ट का अज़ूर सर्विसेज यूज़ कर रही है तो वहाँ पे उसका डेटा सेंटर होस्टेड होता है। नेक्स्ट है दोस्तों, वाइल डेटा सेंटर और सर्वर रूम आर बोथ यूज्ड फॉर स्टोरिंग एंड मैनेजिंग डेटा, देयर आर सम की डिफरेंसेस बिटवीन टू। तो लोग क्यों डेटा सेंटर का यूज़ कर रहे हैं या सर्वर रूम का, दोनों का क्यों यूज़ करते हैं, इसके बारे में थोड़ा सा डिटेल में हम समझते हैं दोस्तों। ए डेटा सेंटर इज़ ए लार्ज फैसिलिटी दैट इज़ अ पर्पस बुilt हैंडलिंग एंड प्रोसेसिंग लार्ज अमाउंट ऑफ डेटा। इट इज़ टिपिकली इक्विप्ड विद द एडवांस इंफ्रास्ट्रक्चर एंड टेक्नोलॉजी सच एज ऑप्टिकल कूलिंग सिस्टम, पावर मैनेजमेंट सिस्टम एंड नेटवर्क कनेक्टिविटी टू इंश्योर हाई अवेलेबिलिटी एंड परफॉर्मेंस। ओके, डेटा सेंटर में बेसिकली क्या होता है, आपका जितने भी हार्डवेयर इक्विपमेंट लगे होते हैं वो काफ़ी एडवांस टेक्नोलॉजी के होते हैं, और उसमें आपका जैसे कूलिंग सिस्टम हो गया, पावर मैनेजमेंट हो गया, नेटवर्क कनेक्टिविटी हो गया, ये सब सारा चीज़ काफ़ी बेटर होता है। इस वजह से डेटा सेंटर में सारी चीज़ें जो ट्रस्टेड हैं, लाइक जैसे AWS हो गया या माइक्रोसॉफ्ट, तो उस पर लोग होस्टेड करके रखते हैं। नेक्स्ट वन इज़ द ऑन द अदर हैंड ए सर्वर रूम इज स्मॉलर स्पेस दैट इज ऑफ्टन यूज्ड टू हाउस company IT infrastructure is including server, networking equipment and storage device. It may not have the same level of redundancy, scalability of flexibility as the data center, but it can be still provide a secure and reliable environment for the data center. Okay, तो जो आपका सर्वर रूम होता है बेसिकली, सर्वर रूम में यदि लेट्स फॉर एग्जांपल यदि कोई छोटा ऑर्गेनाइजेशन है तो उस ऑर्गेनाइजेशन में जो डेटा सेंटर होगा वो डेटा सेंटर उस तरीके से मैनेज मेंटेन नहीं हो सकता है जिस तरीके से जो भी कंपनी पे आपका डेटा होस्टेड है। फॉर एग्जांपल मान लीजिए आपने AWS पे होस्टेड कर रखा है, तो AWS पे जो वहाँ पे आपका सर्वर हो गया, स्विच हो गया, रैक हो गया, फायरवॉल हो गया, या फिर आपका डेटा सेंटर के अंदर जो रेड, अभी मैं नेक्स्ट में बात करूँगा कि रेड क्या होता है, तो रेड के अंदर कौन सी डिवाइसेस इंस्टॉल होती है जिसमें आपका सर्विसेज रन कर रही होती है, स्टोरेज डिवाइस कितना होता है, तो उस चीज़ों के बारे में हम नेक्स्ट में बात करेंगे। तो वहाँ पे जो इंफ्रास्ट्रक्चर आपको मिल पाएगा लोकली इन्वायरमेंट में मिलना इम्पॉसिबल है, इस वजह से मैक्सिमम लोग डेटा सेंटर का भी यूज़ करते हैं।
अब redundancy, the context of the data center redundancy refer to the duplication of the critical components such as power supply, cooling system and networking equipment to ensure that if one component failed, there are backup that can take over and prevent downtime of the data loss. The help to ensure high availability and reliability of the data center services and resources. Okay, तो डेटा सेंटर में बेसिकली क्या होता है, डेटा सेंटर में आपको ये देखने को मिलेगा कि वहाँ पे एक बैकअप सर्वर भी रन कर रहा होता है। जो भी आपका डेटा होता है, डेटा आपका यदि रन कर रहा है, जिस पे भी आप होस्टेड कर रखे हो, उस डेटा का भी एक कॉपी सर्वर वो लोग क्रिएट करके रखते हैं, जिससे कि यदि आपका एक सर्वर फेलियर होता है बाय मिस्टेक, बाय रिलेटेड टू द ऑपरेटिंग सिस्टम हो सकता है, रिलेटेड टू द हार्डवेयर फेलियर हो सकता है, रैम हो सकता है, स्टोरेज हो सकता है, या हार्ड ड्राइव फॉल्टी हो सकती है, कुछ भी हो सकता है। तो उस कंडीशन में आपका जो सेकेंड सर्वर होगा वो पूरा का पूरा सेकेंड सर्वर विद इन ए मिनट या फिर विद इन ए फ्यू सेकेंड वो सेकेंड पे मूव हो जाएगा, जिससे आपकी सर्विसेज या आपका बिजनेस लॉस नहीं होगा और आपका जो बिजनेस है वो रन करता रहेगा। तो ये डेटा सेंटर का बेसिकली फ़ायदा होता है। उसमें आपको स्केलेबिलिटी मिलेगा, फ्लेक्सिबिलिटी भी मिलेगा, सिक्योरिटी, ये तीनों चीज़ें आपको डेटा सेंटर में मिलेगा। अब हम बात कर लेते हैं दोस्तों, डेटा सेंटर आर मेड अप फॉर वेरियस कंपोनेंट एंड डिवाइसेस इंक्लूडिंग सर्वर, नेटवर्क स्विचेज, स्टोरेज डिवाइस। डेटा सेंटर अब बनता कैसे है उसके बारे में बात कर लेते हैं। तो दीज फर्स्ट थिंग इज सर्वर। सर्वर क्या होता है? दीज आर द बैकबोन ऑफ द डेटा सेंटर प्रोवाइडिंग द कंप्यूटिंग पावर नेसेसरी टू रन द एप्लीकेशन एंड प्रोसेस डेटा। तो सर्वर क्या होता है दोस्तों? सर्वर बैकबोन होता है डेटा सेंटर का। उसका बेसिकली जो कंप्यूटर डिवाइसेस होता है वो पावर सप्लाई प्रोवाइड करता है, और उसमें जो हार्डवेयर कंपोनेंट इंस्टॉल होते हैं वो एप्लीकेशन, जो भी एप्लीकेशन हो गया या जो सर्विसेज हो गई या जो उसको रिक्वायरमेंट है, जो हम एप्लीकेशन रन कर रहे हैं उस सबको वो पावर सप्लाई प्रोवाइड करता है। हार्डवेयर डिवाइसेस पे सारी सर्विसेज रन करती हैं। नेक्स्ट वन इज द नेटवर्क स्विचेस, नेटवर्क एंड स्विचेस। These devices enable communication between server, storage devices and other network resources in the data center. Okay, तो नेटवर्क और स्विच का क्या होता है दोस्तों? नेटवर्क और स्विच का काम ये होता है कि वो आपका जो सर्वर होता है, सर्वर और जो इंड डिवाइस है, इंड डिवाइस इट मीन्स आप ये बोल सकते हो सर्वर और क्लाइंट, या सर्वर या एंड पॉइंट यूज़र, जो यूज़र है जो सर्विसेज को एक्सेस कर रहा है, उन दोनों के बीच में जो कम्युनिकेशन का काम करता है वो नेटवर्क स्विच काम करता है। तो इन दोनों के बीच में कम्युनिकेशन कराने के लिए जिस टेक्नोलॉजी का यूज किया जाता है दिस इज कॉल्ड द नेटवर्क स्विच। ओके, नेक्स्ट वन इज द स्टोरेज डिवाइस। स्टोरेज डिवाइस क्या होता है? दिस इंक्लूड हार्ड डिस्क, ड्राइव, सॉलिड स्टेट ड्राइव एंड अदर स्टोरेज मीडिया यूज टू स्टोर एंड मैनेज डेटा इन द डेटा सेंटर। ओके, तो डेटा सेंटर में बेसिकली यदि आपका स्मॉल डेटा है, लाइक मान लीजिए आपका 100 GB है या फिर 200 GB है, तो दिस इज़ द वेरी सिंपल कि वहाँ पे माइट भी हो सकता है आपको हार्ड ड्राइव मिल जाए, SSD मिल जाए या फिर कोई अदर स्टोरेज डिवाइस मिल जाए जिससे आप डेटा अपना मैनेज कर सकते हो। बट हम बात कर रहे हैं दोस्तों डेटा सेंटर की। डेटा सेंटर में अब आपको मिलेगा 2000 TB, 5000 TB, 10,000 TB। तो उस डेटा को कैसे मैनेज मेंटेन किया जाता है? तो वहाँ पे जो स्टोरेज डिवाइस होती हैं वो स्टोरेज डिवाइस यूज़ होता है रेड। रेड एक्चुअली क्या होता है, जिस तरीके से आपका SSD होता है वैसे ही रेड भी एक स्टोरेज डिवाइस है। रेड स्टोरेज डिवाइस आपको TB में मिलेगा, लाइक 5 TB, 50 TB, 200 TB इस तरीके से। तो सिंपली जो डेटा सेंटर होता है, डेटा सेंटर के मेन मदरबोर्ड जहाँ पे सर्विसेज रन कर रही थी वहाँ पे रेड का एक पोर्ट होता है जहाँ पे आप उस स्टोरेज डिवाइस को कनेक्ट करोगे तो रनिंग इन्वायरमेंट में पूरा का पूरा डेटा उस पर लोड होकर रन करने लगता है। तो रेड हार्डवेयर आप कनेक्ट कर सकते हो, या मैक्सिमम जो डेटा सेंटर में स्टोरेज डिवाइस यूज़ किया जाता है वो रेड स्टोरेज डिवाइस यूज़ किया जाता है। ओके, नेक्स्ट है पावर डिस्ट्रीब्यूशन यूनिट। दिस डिवाइस डिस्ट्रीब्यूट पावर टू द वेरियस कंपोनेंट इन द डेटा सेंटर हेल्पिंग टू इंश्योर दैट दे रिसीविंग ए कंसिस्टेंट एंड रिलायबल सोर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। इलेक्ट्रिसिटी का पूरा प्रॉपर मैनेजमेंट होता है वहाँ पे डेटा सेंटर के अंदर आपको देखने को मिलेगा। नेक्स्ट वन इज कूलिंग सिस्टम। दीज आर यूज टू कीप द डेटा सेंटर एट ए स्टेबल टेम्परेचर एंड प्रिवेंट द इक्विपमेंट फ्रॉम द ओवर हीटिंग। ओके, तो डेटा सेंटर के अंदर कूलिंग सिस्टम बहुत इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि वहाँ पे आप देखोगे मैक्सिमम सारे हार्डवेयर 24/7 रन करते हैं। तो ओवर हीटिंग होता है, हीटिंग की वजह से माइट भी हार्डवेयर फॉल्टी हो सकते हैं, आपका केबल वगैरह फॉल्ट हो सकता है। तो उसके लिए एक
कूलिंग सिस्टम पूरा मैप तैयार किया जाता है, जिससे जो सिस्टम का जो ओवर हीट हो रहा है वो हीट ना हो और स्मूथ 24/7 चलता रहे। तो उसके लिए कूलिंग सिस्टम इंफ्रास्ट्रक्चर वहाँ पे डेटा सेंटर में पूरा का पूरा कॉन्फ़िगर किया जाता है। नेक्स्ट वन इज द सिक्योरिटी सिस्टम। डेटा सेंटर आर द ऑफ्टन इक्विपमेंट विद द एडवांस सिक्योरिटी सिस्टम इंक्लूडेड बायोमेट्रिक स्कैनर, सर्विलांस कैमरा एंड एक्सेस कंट्रोल सिंबल टू द इंश्योर दैट ओनली ऑथराइज पर्सन कैन एक्सेस द फैकल्टी एंड इट इज रिसोर्सेज। ओके, तो डेटा सेंटर के अंदर क्या होता है, बेसिकली डेटा सेंटर के अंदर आपको सिक्योरिटी सिस्टम भी देखने को मिलेगा। अब डेटा सेंटर में हर कोई एंट्री नहीं कर सकता है। डेटा सेंटर में एंट्री करने के लिए आप ऑथोराइज पर्सन होना चाहिए, या तो आपको बायोमेट्रिक लगा होगा, या तो सीसीटीवी लगा होगा, या कोई अदर वे भी हो सकता है डेटा सेंटर में आपको जाने के लिए, या आप उस डिपार्टमेंट के हैं तो फिर ही आप डेटा सेंटर में जा सकते हो। डेटा सेंटर में हर किसी को अलाउड नहीं होता है ड्यू टू द सिक्योरिटी कंसर्न। डेटा सेंटर में हर कोई एंट्री नहीं कर सकता है। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं दोस्तों रैक सर्वर। रैक सर्वर क्या होता है? रैक सर्वर लेंथ एंड ब्रीज की बात कर लेते हैं तो 1U 2U 4U के ये आता है रैक शेप में। ये रैक स्पेस ऑफ 1U रैक यूनिट, जो रैक यूनिट की बात करें 1U मतलब 1 यूनिट, and it is a equipment to 1.75 inches 4.45 centimeter is hide in the server rack. Rack 24U blade server help to reduce the footprint. ओके, तो रैक सर्वर आपको कुछ इस तरीके से देखने को मिलेगा, जहाँ पे सारे इक्विपमेंट इस तरीके से उसमें इंस्टॉल किए जाते हैं डेटा सेंटर में। उसके बाद इस पे हार्डवेयर कंपोनेंट इंस्टॉल किए जाते हैं। डेटा सेंटर कुछ इस तरीके से दोस्तों आपको देखने को मिल जाएगा, जैसा कि आप वीडियो में देख पा रहे हैं। आप लाइटिंग देख सकते हैं, उसके बाद रैक देख सकते हैं। रैक के बाद आप जो केबलिंग होता है, इसको हम केबलिंग बोलते हैं, लैन केबलिंग। लैन केबलिंग भी हुआ है। लैन केबलिंग के बाद आपका कूलिंग सिस्टम हो गया, पावर सिस्टम हो गया। एक सर्वर फेलियर होता है तो दूसरा सर्वर भी बैकअप के रूप में तैयार किया जाता है। तो इस तरीके से कुछ आपको डेटा सेंटर देखने को मिलेगा। यदि आप कभी आईटी की प्रोफाइल में कहीं जॉब करोगे तो 100% आप डेटा सेंटर देखोगे। यदि ऑर्गेनाइजेशन अच्छा होगा तो वहाँ पे डेटा सेंटर लोकली तैयार किया जाता है। बट राइट नाउ मैक्सिमम ऑर्गेनाइजेशन क्लाउड पे होस्टेड होते जा रहे हैं, क्लाउड पे मूव होते जा रहे हैं। तो ये धीरे धीरे टेक्नोलॉजी फ्यूचर में ख़त्म हो जाएगी। बट ये टेक्नोलॉजी डेटा सेंटर का रहेगा, बट डेटा सेंटर हर कोई ऑर्गेनाइजेशन नहीं मैनेज करेगा, वो मैनेज होगा बाय द प्रोवाइडर। जो प्रोवाइड करेगा सर्विसेज को वो मार्केट में रहेगा। फॉर एग्जांपल अभी के लिए AWS प्रोवाइड करता है तो AWS के पास रहेगा, या फिर माइक्रोसॉफ्ट प्रोवाइड कर रहा है तो माइक्रोसॉफ्ट के पास रहेगा। फ्यूचर में और भी कंपनियां आ सकती हैं। ओके, अब इसकी क्या SLA होता है, डेटा सेंटर का क्या SLA होता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इंटरव्यू वगैरह में पूछा जा सकता है कि डेटा सेंटर में यदि आप वर्क कर रहे हो या तो डेटा सेंटर का क्या SLA होता है, आपको पता होना चाहिए। तो 99% आपका जो सर्विस लेवल एग्रीमेंट होता है वो डेटा सेंटर अप होना चाहिए। 99% ये है 1 ईयर का। SLA स्टैंड फॉर सर्विस लेवल एग्रीमेंट। तो जो सर्विस लेवल एग्रीमेंट होता है डेटा सेंटर का, किसी भी जैसे जो भी प्रोवाइडर है, प्रोवाइडर एंड बिटवीन जो सर्विस ले रहा है, तो दोनों के बीच में जो एग्रीमेंट होता है उसमें 99% डेटा सेंटर का डेटा अप टाइम उन्हें चाहिए होता है। ओके, नेक्स्ट वन इज द इन टर्म ऑफ द अप टाइम एंड टोटल पॉसिबल डाउन टाइम इन हावर डिफरेंट SLA सर्विस लेवल एग्रीमेंट सिग्निफाई द फॉलोइंग। 99% uptime SLA allow for 3.65 days or 87.6 hour of total possible downtime as per year. ओके, तो आपका जो SLA होता है, SLA में 365 दिन आपका 99% आपका अप टाइम होना चाहिए। ओके, एंड 99% अप टाइम SLA अलाउ फॉर 8.76 आवर ऑफ टोटल पॉसिबल डाउन टाइम पर ईयर। तो आपका एक साल में मैक्सिमम टू मैक्सिमम यदि आपका सर्वर डाउन टाइम, या फिर मान लीजिए आपके सर्वर में कोई एप्लीकेशन अपडेट करना है या फिर सर्विसेज को बंद करके रीस्टार्ट करना है या कुछ भी करना है आपको, तो वो टोटल डाउन टाइम काउंट है 8.76 आवर्स। मतलब आपको अप्रॉक्सीमेटली 9 आवर्स के आसपास आपको मिल जाता है टाइम की 9 घंटे। आप एक साल में 9 घंटे तक पूरा टोटल डाउन टाइम आप
आपका सर्वर बंद होना चाहिए, उससे ज़्यादा आपका सर्वर बंद नहीं हो सकता है या नहीं करना चाहिए। ये ऐसा एग्रीमेंट होता है बिटवीन प्रोवाइडर एंड रिसीवर। ओके, and next one is the 99% 9 uptime SLA allow for 1.56 minutes of the total possible downtime per the year and SLA for 5.2 minute for total possible downtime per year। तो AWS में ऑल अप्रॉक्सीमेट आप बोलो कि न के बराबर डाउन टाइम होता है। कभी फ्यूचर में आपका यदि सर्वर वगैरह या एप्लीकेशन कुछ भी क्रैश करता है तो उस कंडीशन में आपकी साइड से ही प्रॉब्लम आएगा, बट AWS के डेटा सेंटर पे होस्टेड डेटा में आपको प्रॉब्लम देखने को नहीं मिलेगा। ओके, आई होप दोस्तों आप लोगों को यहाँ तक सारी चीज़ें समझ में आ गई होगी कि कंप्यूटिंग इकोसिस्टम के अंदर हमने काफ़ी चीज़ें कवर की। और इसमें हमने दोस्तों सबसे पहले NIC समझा कि NIC क्या होता है, उसका यूज़ क्यों करते हैं, मैनुअल IP एड्रेस कैसे NIC के अंदर पुट करते हैं, NIC कार्ड किस में होता है, लैपटॉप में होता है या CPU में होता है। नेक्स्ट हमने बात किया दोस्तों डेटा सेंटर क्या होता है, डेटा सेंटर के अंदर हमने बात किया LAN, WAN और MAN तीनों में डिफरेंसेस क्या होते हैं, इनका यूज़ क्या होता है। नेक्स्ट हमने बात किया डेटा सेंटर सर्वर रूम, डेटा सेंटर सर्वर रूम के बारे में बात किया कि कौन कौन से हार्डवेयर डेटा सेंटर के अंदर इंस्टॉल होते हैं, डेटा सेंटर आपको दिखता क्या है, क्या रिक्वायरमेंट होती है, उसके बारे में हमने डिटेल में समझा। डेटा सेंटर सर्वर रूम की क्या क्या रिक्वायरमेंट होती है उसके बारे में हमने समझा। आई होप दोस्तों आप लोगों को यहाँ तक सारी चीज़ें समझ में आ गई होगी कंप्यूटिंग इकोसिस्टम के थर्ड वीडियोस में। यदि इससे रिलेटेड आपकी कोई भी क्वेरी है तो आप हमें कमेंट्स में ज़रूर बताएं। आई होप दोस्तों आप लोगों को वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा। यदि वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें। मिलते अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।